इमरान खान साहब को तो पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अब आप सबको और मुझ जैसे लोगों को बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पता चला है कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप उनके जरा जाके वीडियोस देखें, हर दूसरे फिक्रे में गाली दे रहे होते हैं। तांबा निकल भी आया, $35 मिलियन की एक्सपोर्ट भी हो गई। इंजीनियर को ट्रिलियन का और खरब का डिफरेंस नहीं मौजूद, वो हमें ये बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जियाकार रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। हमें भी लगता है कि हम भी तुर्की में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का मौसम है, कल बारिश हो रही थी, आज बड़ा सुहाना सुहाना मौसम है। दरख्त जो है, सर आपको शुक्र मनाना चाहिए कि मौसम कुछ सुहाना हुआ है, वरना जिस तरह से ₹7.50 बिजली के यूनिट की कीमत में इजाफा हुआ है, जुलाई का ये जो बिल आपको आएगा वो बहुत अच्छी तरह से आपको बताएगा नहीं मौसम। वो बिल तो फिर भी वैसे आना है, क्योंकि इतना ज्यादा इजाफा हो गया है। मेरा ख्याल है एट एन एवरेज ₹60 यूनिट पड़ेगा जाके, और ₹60 यूनिट पे आप देखें ना, 600 यूनिट जलाने वालों की तो वैसे ही 18,000 तो बिजली की कीमत बन गई, और 18,000 ही उसके ऊपर टैक्स लगा, 36,000 हो गया। और कोई इधर उधर के डाल के तो बड़े आराम से जो है एक एसी, वो भी रात को 5 घंटे के लिए सोने के लिए चलाने वाले बंदे का बिल 50,000 क्रॉस कर जाएगा बड़े आराम से। तो चीखें तो निकलेंगी, ठीक है ना? लोग दुआएं देंगे अपनी लंबी लंबी जुबानें निकाल के इस हुकूमत को भी, और वापडा वालों को भी दुआएं देंगे, ठीक है। सर इन वापडा वालों को दुआएं देने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है, जब आम आवाम जो है ना वो इन वापडा वालों के बिजली के बिल देखते हैं। सोशल मीडिया पे मेरी नजर बिल गुजरा तो वो बताया गया था कि किसी वापडा एहलकार का था और 1200 यूनिट का बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ₹716 था। अब आई डोंट नो वो फोटोशॉप था और ओरिजिनल बिल था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इनको जिस तरह की मराहत बिजली की मद में दी जाती है, तो फिर आम आवाम के दिल से तो दुआएं निकलेंगी। हाँ नहीं, फोटोशॉप भी हो सकता है। और सर उसके अलावा आज इमरान खान साहब की पेशी थी, उसके हवाले से जो है ना आप बताइएगा हमें। ये केस है तोशा खाना के एसेट्स को डिस्क्लोज ना करने का। इमरान खान साहब जो है ना, तोशा खाना के हवाले से उनका केस है कि सब ने ली थी, गाड़ियां ली थी, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने भी गाड़ी ली थी, गिलानी साहब ने भी लिया था, ठीक है, जरदारी साहब ने भी लिया, तो सब ने लिया था, तो मैंने लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने जब ये चीजें ली थी तो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जाहिर की थी। जरदारी साहब ने एक वो बम प्रूफ गाड़ी जो थी वो एज ए प्रेसिडेंट जाते हुए ले गए थे अपने साथ ना, और वो अभी तक इस्तेमाल करते हैं उसको, बेचा नहीं है उन्होंने, वो अभी तक उसको अपनी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन वो जो गाड़ी है उसकी मालियत जो है वो उनके असासों में, उनकी रिटर्न के अंदर जो है वो उन्होंने शो की हुई है, मतलब छुपाई नहीं हुई उन्होंने। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो उन्होंने छुपाई नहीं हुई। अब इमरान खान साहब से जो गलती हो गई है, ये जो ब्लंडर हो गया है, वो ये है कि जिस साल वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये तोशा खाना से तोहफे लेके उन्हें बाजार में बेचा, उससे उस साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल और उससे अगले साल किसी भी रिटर्न के अंदर उन असासों का इंकशाफ शामिल नहीं। ये उनसे गलती हो गई हुई है, बाकियों ने ये गलती नहीं की हुई, और इसी के ऊपर वो इमरान खान साहब को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके वकला ने बता दिया हुआ है कि ये है। एनीहाउ ये केस है, इस केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कर रहे हैं। पहले ये केस जो था ये राजा साहब ने बनाया था, जो PMLN के एक MNA रहे हैं, इस दफा हार गए थे। उन्होंने स्पीकर असेंबली को दरखास्त भेजी थी, स्पीकर ने वो दरखास्त जो थी आगे इलेक्शन कमीशन को भेज दी, इलेक्शन कमीशन ने भेज दी सेशन कोर्ट को कि जनाब इसके ऊपर कार्रवाई करें। सेशन कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की तो इमरान खान साहब को उनके वकला ने बता दिया कि आप इसमें बच नहीं सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता, और आप सारी चीजें एडमिट कर चुके हुए हैं लिख के। तो उस पे अब इमरान खान साहब तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज उन्होंने जाके उनके वकला ने अदालत में कहा कि हाई कोर्ट के अंदर हमारा केस लग गया है, और जब तक हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है तब तक आप इसकी समाअत मुलतवी कर दें। तो 31 जुलाई तक उन्होंने मुलतवी कर दी है
कि हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो फिर जो है वो अदालत जो है वो उन मामलात को देखेगी। इमरान खान साहब को तो पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अब आप सबको और मुझ जैसे लोगों को जो है ना, हमें भी बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सेनेट में जो ई रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पे एक बिल पेश किया गया है और जो कि आई थिंक पास भी हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये अब बहुत ज्यादा चीजों को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है? आप अंदाजा करें, ये हमें सेनेट के से पता चला है, हालांकि ये पहले इससे पहले कौमी असम्बली से पास हुआ है, सेनेट में तो बाद में जाता है ना। बिल्कुल, लेकिन तो खैर बिल्कुल, देखिए लेकिन बात इतने ये है, इतने जो है ना सीनियर सहाफी होने के बावजूद इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो उसको कवरेज करते हैं कौमी असम्बली में जो कुछ भी होता है, लेकिन उनकी नजर से छुपा लिया हमारे सियासतदानों ने। जी जो है वो छुपा के उन्होंने निकलवा दिया। आजम नजीर तारिक साहब हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जो है, अब ये पता चला है कि ई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। ई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो डिजिटल मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट करेगी। डिजिटल मीडिया में क्या आता है, डिजिटल मीडिया के अंदर सबसे पहले वेबसाइट्स आती, यानी कि तमाम जो अखबारात हैं इनके जो डिजिटल साइड होगी उसके लिए उन्हें अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक हो गया, नंबर 1 डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, ओके। नंबर 2 नहीं सर, इनसे लाइसेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए इनसे लाइसेंस क्यों लेना पड़ेगा? वो तो आपका मतलब सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो तो उनके साथ लिंक होता है, ये उसको कैसे रेगुलेट कर सकता है? यही तो बात उनको समझानी चाहिए ना, हमें और आपको बैठ के, कि भाई आप कौन, मैं खाम खा। देखिए बात ये है कि जो बात जिस तरीके इस कमरे में, जिस कमरे में बैठा हुआ हूं, इसमें दाखिल होने का एक दरवाजा बना हुआ। जब ये कमरा प्लान किया गया था तो बताया गया था कि ये खिड़की है और इस खिड़की से हवा आनी है, इस खिड़की से रोशनी आनी है, इसके आगे शीशा लगा दो, इससे हवा आनी है, इसके आगे जाली लगा दो, और ये दरवाजा खोल के हमने अंदर आना। ठीक है, अब ये खिड़की के रास्ते को आने की कोशिश नहीं करेगा, जो करेगा वो चोर कहलाएगा ना, चोर इस तरह की हरकत करेगा। और दीवार के साथ आप टकरे मारते रहे, सर तो फट सकता है, आप दीवार से घर के अंदर नहीं आ सकते। तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वो टिकटॉक हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो यूट्यूब हो, वो फेसबुक हो, वो ट्विटर हो, उनके अपने कम्युनिटी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। सबसे पहले इन कम्युनिटी रूल्स के ऊपर किसने काम किया? ज्यूज ने किया। ठीक है, और उन्होंने जाके इनकी इंतजामिया की कंटेंट के एनालिस्ट जो थे उनको बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स दी और बताया कि होलोकास्ट का जिक्र करना कितना बड़ा गुनाह है, और आपने होलोकास्ट के रिलेटेड अगर कोई ट्वीट करता है तो आपने उसको ना सिर्फ के बंदे को फड़का देना है, उसका अकाउंट फड़का देना है, बल्कि उसके ऊपर पाबंदी लगा देनी है। तो आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत कुछ डिस्कस होता है, होलोकास्ट डिस्कस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपना उन कंपनियों को जाके कायल कर दिया था। यही मेरा नुक्ता नजर रहा है कि अभी अगर डिजिटली किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे मजहबी हवाले से हसास कंटेंट अगर डाला जाता है, या हम सीधा सीधा कह देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को गालियां दी जाती हैं, तो इसके लिए बजाय इसके कि आप अपने घर के बाहर टायर जला के माहौल पोल्यूट करें, अपने मोहल्ले के बैंक को जाके आग लगा दें, बट्टे मारे गुजरती हुई गाड़ियों को, आपको उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच करना है, उसे जाके अपना केस बताना है और उसे इस बात के ऊपर कायल करना है, आर्गुमेंट के साथ जाना है, उसको इस बात पे कायल करना है कि ये भाई ये आपके बेहतरीन मुफाद में है कि आप ये कंटेंट ना लगाएं। यही एक तरीका मुरव्वज है। इंडिया ने भी बहुत सारी चीजें बंद करवाई हैं। मैं लेकिन एक छोटा सा पॉइंट क्या ऐड करना चाह रही थी कि लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ एक मसला तो नहीं है। जहां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है या कुरान पाक की बात है, ये तो बात जाके हम चले सोच लें कि हमारे जो है ना किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इतनी अकल आ जाएगी और वो जाके उसको कोई कन्विंस करने की कोशिश करेगा, जो कि इतने सालों में नहीं हुआ। जो हो जाना चाहिए था लेकिन इतने सालों में नहीं हुआ। लेकिन बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इस चीज को लेके आज तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। लेकिन अब जब पॉलिटिकली बहुत ज्यादा लोग वाइब्रेंट हो गए हैं सोशल मीडिया पे, इनके लीडरान को जो है वो गालियां पड़ती हैं, इनके घरों की ऐसी ऐसी बात जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है जिनसे इनको तकलीफ होती है। तो अब ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, जो कि ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए इनका दरमियान में कोई इनपुट नहीं है।
अगर लोग यूज कर रहे हैं तो वो अपना इंटरनेट यूज करके कर रहे हैं, और अगर कोई कंपनी इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने यूजर्स को तो वो अपने फॉलोअर्स को कर रही है। दरमियान में पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आ गई? नहीं, देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल होना चाहिए, मैं इस बात का कायल, ठीक है, ताकि देखिए कल को आपके साथ कोई हैरेसमेंट हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाती है, तो आपको भी तो किसी के पास जाना है ना। सर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन कंपनीज के साथ डील करना चाहिए, बजाय ये कि आपसे और मुझसे वो लाइसेंस फीस मांगना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले एक अदारा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये सारे मामला दिए हुए थे। पीटीए जो है वो खंभों की ऊंचाई मापने के लिए है, जो सिग्नल्स हैं कंपनियों के, ये मोबाइल कंपनियों के सिग्नल जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जांचने के लिए है। वो कंटेंट का अदारा नहीं है, ना उसके पास कंटेंट की फैसिलिटीज हैं। उसके अंदर काम करने वाले जितने भी डंगर हैं वो टेक्निकल साइड के। आप उन्हें ये तो पूछ सकते हैं, मोबाइलिंग जो है इसके खंबे की ऊंचाई कितनी होती है और उसके ऊपर कितने एंटीने लगते हैं, उन एंटीनों की क्या स्ट्रेंथ होती है, ये तो आप पूछ सकते हैं उनसे। लेकिन इस फिक्रे के कितने मतलब निकलते हैं और कितने मतलब निकाले जा सकते हैं, और ये क्या फिक्रा जो है ये किसी के लिए डैमेजिंग है या नहीं, ये उस डंगर को नहीं पता। आपने उसके जिम्मा ये काम लगा दिया, तो फिर अब तक जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है कि जो जितनी बड़ी, जितना, मैं पंजाबी का मुहावरा बोलने लगा हूं, माइंड ना कीजिएगा, जितना लुच्चा ओना ऊंचा। जो जितनी बुलंद आहंगी के साथ सोशल मीडिया पे गाली दे सकता है वो उतना बड़ा बदमाश बना हुआ है भाई, ठीक है ना। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप उनके जरा जाके वीडियोस देखें, हर दूसरे फिक्रे में गाली दे रहे होते हैं, हर दूसरे फिक्रे में गाली दे रहे होते हैं। लेकिन एक इशू यहाँ पे और भी आता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको रेगुलेट कर भी लेती है या लाइसेंस की बात करती है तो वो उन्हीं जर्नलिस्ट को रेगुलेट कर सकती है जो कि पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट करते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि जब फेसबुक जो है वो पाकिस्तान से मोनेटाइज नहीं थी तो लोगों ने बाहर से ऑन करवा ली थी। इन यूट्यूबर्स के लिए या जर्नलिस्ट के लिए बाहर से ऑपरेट करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, और अगर वो बाहर से, बजाय ये कि फिर पाकिस्तान से ऑपरेट करने के, वो बाहर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए इनके पास क्या सोल्यूशन होगा? यही सवाल जो है इसके जवाब उन्हें देना पड़ेंगे। अब देखिए ना, आप और मैं यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं और आप तुर्की से ये प्रोग्राम करती हैं, अपलोड होता है, ओके, वेल एंड गुड। अब मैं यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में कुछ बोलता हूँ, अब मुझे आप रेगुलेट करना चाहे मेरे चौक के तो ले जाएंगे, मुझे उठा के तो ले जा सकते हैं, लेकिन इस चैनल की कमांड जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है ना। इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई? इसका मतलब इसके ऊपर कैसे कानून लगाएंगे? ये मतलब मैं सेफ हूँ, मसला आपका है। मेरा मसला खराब है, मैं सेफ हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मसला आपका है। अब मतलब ये है कि ये जो लोग हैं, ये नॉर्मली हमारे जितने भी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने वाले लोग हैं या अदारे हैं, ये देखते हैं चाइनीज मॉडल की तरफ। चाइनीज मॉडल जो है वो कोई अच्छा मॉडल नहीं है, काबिल तकलीद मॉडल नहीं है। हालांकि अमेरिका के अंदर अच्छा मॉडल होने के अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि चाइनीज के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। पाकिस्तान के पास कोई अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जी, मैं यही अर्ज जब आपने अपनी कोई चीज बनाई नहीं है तो आप दूसरों की बनाई हुई चीज को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप या तो उसको रेगुलेट कर लें, अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव दें ना कोई आप, जी, ठीक है। मतलब कि ट्विटर का अल्टरनेटिव भी थ्रेड ही निकला है, बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। अच्छा जी, फिर ये कहा जाता है कि जी हम चाइनीज प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान चाइनीज प्लेटफॉर्म ले आएंगे। चाइनीज प्लेटफॉर्म के अंदर आप पॉलिटिकल कंटेंट जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते, और हमारे यहाँ 90% लोगों का जो पास टाइम है वो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, पॉलिटिकल स्टर है, पॉलिटिकल जो है वो तानेबाजी है। तो मेरा मतलब है कि आप जो हैं अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से ना करें, हमें चाइनीज ना समझा जाए, ना हम चाइनीज हैं। वहां पे जो गैगिंग हो रही है, वहां पे जो गला घूटा गया है इस्लाम का,
पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बुरे से बुरे हालात के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सका। लोगों ने जेलें भुगती, लोगों ने कोड़े खाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल देखें, अब उसकी अभी तो खबर आई है, उसकी फर्दर डिटेल उसकी आती है, तो फिर पता चलेगा कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं या वो क्या गुल खिलाना चाह रहे हैं। सर कल एक और जो प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ, हमारे एक मशहूर मारूफ जो है सहाफी है हामिद मीर साहब, उन्होंने एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया कि शायद शुमाली वजीरिस्तान में कहीं से तांबा निकल आया है और $35 मिलियन के जो है वो एक्सपोर्ट भी कर चुका है, चीन को एक्सपोर्ट किया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि तांबा निकल भी आया, $35 मिलियन की एक्सपोर्ट भी हो गई, तो उससे इससे पहले ये प्रोजेक्ट कहाँ था? या वैसे तो खैर हामिद मीर साहब के प्रोजेक्ट जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, वो जैसे उन्होंने एक दफा पानी से चलने वाली गाड़ी भी बड़े जो है वो जोरों शोर से मुतारिफ करवाई थी, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। तो अब ये तांबे के जखायर भी पानी से चलने वाली गाड़ी साबित होंगे, या ये वाकई इसके अंदर कोई सच्चाई है कि कोई एक्सपोर्ट हुई भी है? इसके अंदर सच्चाई का अंदाजा तो आप यहाँ से लगा लें कि एक पाक फौज के हाजिर सर्विस मेजर ब्रिगेडियर थे जो कि इंजीनियरिंग कोर्स से थे, उनके नाम के साथ इंजीनियर लिखा हुआ था। उस बेचारे को, अच्छा आप देखिए, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, ये तो बात आपको पता है ना। जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं या जूलॉजी पढ़ते हैं वो मेडिकल में जाते हैं। तो ये इंजीनियर ने डेफिनेटली एफएससी तक तो मैथ्स पढ़ा होगा। आप देखिए कि उन इंजीनियर साहब को खरब और ट्रिलियन का फर्क नहीं पता था। खरब जो है वो 100 अरब को बोला जाता है और ट्रिलियन जो है वो 1000 अरब को बोला जाता है। आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि जिस इंजीनियर को ट्रिलियन का और खरब का डिफरेंस नहीं मौजूद, वो हमें ये बता रहा है कि यहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो हैं वो हमारे मौजूद हैं। नंबर 1, इसका फायदा हमें तब होगा कि अगर ये मेटल यहां पे निकले कि जहां पे इसमें मिट्टी फंसी हुई है वो मिट्टी निकाली जाए, और जहां पे ये मिट्टी में फंसा हुआ है वहां पे इसको बाहर निकाला जाए, निकाल के फिर उसको पिघलाया जाए, पिघला के उसमें से कसाफतें अलग की जाएं, फिर इसको प्योरिफिकेशन में डाला जाए, उसको प्योर बना के फिर उसकी तारें बने, उसकी चादरें बने, वो एक्सपोर्ट होंगी। तो इस मुल्क को सर आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात अगर आप मुझे समझा सकें, एक छोटी सी बात कि रेकोडिक जो है पूरी दुनिया उसको मानती है कि उसके जखायर जो है ना वो पाकिस्तान में है, जिससे हम आज तक कोई खातिर खा फायदा नहीं उठा सके। उसके ऊपर केसेस के ऊपर हमने इतना पैसा लगा दिया कि जो फायदा हुआ भी होगा वो बराबर बराबर में खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उसके अलावा हमने कई दफा सुना कि जी समंदर के नीचे से गैस निकल आई है, चनियोट के पास से पता नहीं कौन सा जखायर निकल आया है, इधर से कोई जखायर निकल आया है, लेकिन आज तक वो फॉर द टाइम भी खबरें जरूर आती हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं होता। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए पता नहीं गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है तो कोई ना कोई जखायर निकल आते हैं। तो मुझे तो लगता है ये जखायर इसी तरह के जखायर है, क्योंकि जहां पे तांबा है वहां पे सोना भी तो होना चाहिए ना, उसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं आया। ये आपने बात बड़ी खौफनाक कह दी है, बस प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान कर दें। 0.5 से लेके 0.7% तक सोना निकलता है जहां से तांबा निकलता है। तो 1 टन सोने के साथ कम से कम कोई 3-4 किलो सोना भी निकलना चाहिए, ठीक है। तो जो $35 मिलियन की एक्सपोर्ट हो गया तो उसके बराबर का सोना जो है वो कहाँ गया है ये पता लगवाएं। उससे कुछ 4 गुना ज्यादा मालियत का सोना जो है वो कहाँ है, वो उसका कोई पता नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हामिद मीर साहब ने पूछा क्यों नहीं? ये हामिद मीर साहब को पूछना चाहिए था। हम मुतालबा करते हैं हामिद मीर साहब से पूछें, बस आप भी ज्यादा ना पूछें, क्योंकि आप तो चले तुर्की में हैं, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो इसलिए आपकी मेहरबानी, ये पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपका ख्याल तो हमें करना पड़ेगा। चले अब तो इस प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिजवान रजी साहब का जो ना ख्याल करते हुए आज हम प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पे करते हैं, लेकिन अगले व्लॉग में सर मैं फिर कोई ना कोई आपसे सवाल जरूर पूछूंगी, तो आप जरा बिल का पता करवा के रखिएगा कि उसका आप पे कितना इफेक्ट होगा। तो नाज़रीन, वीडियो आज आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।